तो बच्चों, सबसे पहले तो आपको मैं धन्यवाद दे दूं। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए। अब आप लोग 10th के स्टूडेंट हो गए। समय का देख रहे हैं कि क्या स्थिति है, फिर भी पढ़ाई तो करनी ही है। आइए आज इसी के अंतर्गत हम लोग सबसे पहले व्याकरण शुरू करते हैं। व्याकरण में पहला जो आपको चैप्टर पढ़ना है वह है वाक्य। देखो बाबू, वाक्य को अगर समझना हो तो वाक्य केवल शब्दों का मेल नहीं है। शब्दों के मेल को ही अगर आप, हम या कोई भी आदमी वाक्य समझते हैं तो शायद यह गलत है, क्योंकि शब्दों के मेल से बनने वाला जो वाक्य जिसको आप कहते हैं उसमें कुछ चीजों का अभाव होता है, जिसके कारण वह वाक्य अंतर्गत नहीं आ सकता। कहा जाता है कि शब्दों के सार्थक एवं व्यवस्थित समूह, सार्थक एवं व्यवस्थित शब्द समूह को हम आप वाक्य कहते हैं। पहले में मैंने कहा कि शब्दों का समूह वाक्य कहलाता है, फिर हमने कहा कि शब्दों के समूह को वाक्य नहीं कहते। शब्दों का समूह कब वाक्य में होगा? जब वह सार्थक और व्यवस्थित होगा। आइए इसको हम इन उदाहरणों से समझते हैं। राम गंगा में स्नान करता है। इसमें कहां स्नान करता है, किससे स्नान करता है, कौन स्नान करता है, क्लियर हो गया। राम कर्ता कारक हो गया, स्नान करने का काम किया। कहां करता है, अधिकरण कारक हुआ, और अंत में क्रिया का प्रयोग हुआ, स्नान करता है। इसकी सार्थकता भी है, भाव भी स्पष्ट है। लेकिन हम कहें राम बालू से नहाता है, तो शब्दों का समूह तो है ये, राम बालू से नहाता है। लेकिन नहाने का अर्थ होता है कि जिसमें आपके शरीर के साथ साथ वस्त्र भीगे। बालू में वह क्षमता नहीं है कि वह किसी को स्नान करा दे, इसलिए यहां पर इसकी सार्थकता समाप्त हो। और सार्थकता समाप्त होने के कारण यह शब्दों का समूह रहते हुए भी वाक्य के अंतर्गत नहीं आया। वाक्य को बनने के लिए 4-5 चीजों को जानना जरूरी है। पहला है योग्यता, आकांक्षा, आसक्ति, पदक्रम, अन्वय। इन सब चीजों का होना जरूरी है। पहले सेंटेंस में हमने कहा बालू से नहाता, इसमें योग्यता नहीं है। और राम गंगा जल से स्नान करता है या गंगा में स्नान करता है, इसमें अर्थ देने की क्षमता है, इसलिए एक वाक्य हुआ है। अगर हम एक पेज पर लिखे राम, दूसरे पेज पर लिखे गंगा जल से, तीसरे में लिखे स्नान, और चौथे में लिखे करता है, तो आप जब उस पेज को देखिएगा तो वह आपको वाक्य नहीं दिखेगा। वह शब्द दिखेगा। इसलिए शब्दों का परस्पर संयोग भी होना चाहिए। अब एक सवाल आप लोग कर सकते हैं, क्या करते हैं बच्चे, कि सर मे आई गो आउट सर, मे आई कम इन सर। शिक्षक जो होते हैं हाँ या नो में जवाब देते हैं। सुनो, क्या यस और नो वह वाक्य हुआ? तो सुनिए, आप जो
कह रहे हैं उसी में यह जोड़ करके बनाया जाता है, यस या नो, मे आई कम इन सर, यस, मे आई कम इन सर, नो, तब क्या करके वह फुल सेंटेंस होता है जिसका भाव आप भी समझते हैं, बोलने वाले भी समझते हैं। पद क्रम बहुत जरूरी है। जैसे हम कहें करता है स्नान, गंगाजल में नाम, सब वही है लेकिन व्यवस्थित नहीं है, पद क्रम इसका व्यवस्थित नहीं है, इसलिए भी यह बात नहीं। राम को काटकर सेब खिलाओ, राम को काटकर सेब खिलाओ, यह तो कहना ही गलत है। होना चाहिए वास्तविक पदक्रम है कि राम को सेब काटकर खिलाओ। यहां शुद्ध गाय का दूध मिलता है, गाय न तो शुद्ध होती है न शुद्ध होती है, दूध शुद्ध और अशुद्ध हो सकता है या होता है। हम क्या कहें, यहां शुद्ध गाय का दूध मिलता है। व्याकरण के दृष्टिकोण से, वाक्य के जो तत्व हैं अंग, उसके दृष्टिकोण से यह सेंटेंस गलत हुआ। इस प्रकार से वाक्य, इसके दो अंग हैं, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य क्या है, विधेय क्या है, जब इन दोनों को हम मिलाते हैं तो एक सेंटेंस का निर्माण होता है। उद्देश्य, विधेय, फिर जब इसके रचना क्रम की ओर बढ़ते हैं तो अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर इसके भेद होते चले जाते हैं। अर्थ के आधार पर 9 में आप पढ़ क्या है, रचना के आधार पर जो 3 भेद हुआ वह 3 है मैथ, सरल वाक्य, इसी को सामान्य साधारण वाक्य कहते हैं, मिश्र या मिश्रित, और लास्ट संयुक्त वाक्य। अब आइए सरल वाक्य है, इसमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है, अर्थात एक ही कर्ता और एक ही क्रिया होती है, चाहे सेंटेंस छोटा हो या बड़ा हो। श्रीमती गांधी स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी, बहुत बड़ा सेंटेंस है, लेकिन इसमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय है। ऐसी स्थिति में यह जो है ना, इतना बड़ा सेंटेंस होने के बावजूद भी एक ही कर्ता और एक ही क्रिया होने के कारण यह सरल। क्यों? क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का योजक शब्द, जोड़ने वाला शब्द या कॉमा योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ। छोटा से छोटा वाक्य भी सरल वाक्य नहीं हो सकता है, और बहुत बड़ा से बड़ा वाक्य भी बिना योजक चिन्ह या योजक शब्द के वह अन्य वाक्यों के श्रेणी में नहीं आ सकता, मिश्र या मिश्रित नहीं हो सकता। तो एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट, एक उद्देश्य और एक विधेय, यानी एक कर्ता और एक क्रिया का होना आवश्यक है, तब ये सरल वाक्य का निर्माण होता है। अब आइए दूसरा है मिश्र या मिश्रित। मिश्र वाक्य में नाम ही है कि एक वाक्य होगा तो वह सरल वाक्य हो जाएगा, उसको दूसरे वाक्यों से, उपवाक्यों से जोड़ा जाता है। उपवाक्य का अपना कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन जब सेंटेंस में प्रयोग हो जाता है तब वह वाक्य के अंतर्गत चला जाता है। कुछ लोग पदबंध को ही उपवाक्य कहते हैं, जिसका होगा इसके भी 3 भेद हो जाते हैं, संज्ञा, विशेषण, क्रिया विशेषण। संज्ञा और सर्वनाम, जैसा जानते हैं संज्ञा किसी व्यक्ति वस्तु, संज्ञा के बदले में प्रयुक्त होने वाला शब्द, ये दोनों को एक अलग हो गया संज्ञा सर्वनाम। इसकी विशेषता को बताने वाला विशेषण, जिसे किसी कार्य के करने या होने का बोध हो, क्रिया, और क्रिया परक विशेषण, दोनों को जब हम मिला देते हैं तो वाक्य के 3 भेद हो जाते हैं। पहला हो गया, क्या हुआ, संज्ञा, दूसरा विशेषण और तीसरा क्रिया विशेषण। तो मिश्र वाक्य में
एक प्रधान एक आश्रित उपवाक्य होता है, इन वाक्यों से बंद करके तब वह बनता है कौन? मिश्र वाक्य। इसमें कोई न कोई योजक चिन्ह होता है, योजक शब्द होता है, क्योंकि परंतु लेकिन अथवा योजक शब्द शुरू में भी आ सकता है, मध्य में भी आ सकता है। तो यह जो है ना मिश्र वाक्य बनता है, क्योंकि परंतु लेकिन जो आया है सो जाएगा, राजा ने जैसी करनी वैसी भरनी। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये सब मिश्र वाक्य हैं। अब आइए बीच में आ गया है क्या? उपवाक्य। ये उपवाक्य जो है दो या दो से अधिक पद का समूह होता है उपवाक्य। इसमें भी उद्देश्य और विधेय तो होता है, लेकिन अपना कोई, जैसे भारत के प्रधानमंत्री, क्या बात, भारत के प्रधानमंत्री क्या कौन? कुछ नहीं कर रहा है। कौन? ये कुछ नहीं कर रहा है। ये पद समूह है लेकिन वाक्य नहीं है। जब इसको कहीं जोड़ेंगे तब यह हो जाएगा, तब क्लियर हो जाएगा तो हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो वाक्य में तीन हो गया, संज्ञा, विशेषण और क्रिया विशेषण। इसको भी देखेंगे। अब एक उदाहरण है मिश्र वाक्य का, बहुत सुंदर उदाहरण देखेंगे आप। वह कौन सा व्यक्ति है, कौमा, जो महाराणा प्रताप का नाम न, महाप्रतापी महाराणा प्रताप का नाम न सुना हो। कौमा, जो ये सब योजक शब्द है जिससे बनकर के मिश्र वाक्य। संयुक्त वाक्य में जो संयुक्त वाक्य होता है, आपके कुछ इसको भी आप देखेंगे। संयुक्त वाक्य इसमें दोनों को मिला करके बना, सरल और मिश्र वाक्य का होना। सरल हो तो दो या दो से अधिक हो, मिश्र हो तो दो हो, और तब यह बनता है। इसमें भी योजक शब्द या योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है और इसके भेद भी हो जाते हैं। संयोजक, विभाजक, विरोध सूचक, परिमाण या परिणाम, ये चार इसके भेद रहते हैं। मतलब हो गया संयोजक, जोड़ने वाला, जो एक वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़ता वह हो गया संयोजक। जो एक वाक्य को दूसरे वाक्य को अलग करता है विभाजक। जो जिसमें भाव हो विरोध करने का, जो उसके परिणाम को देने वाला हो परिणामवाचक। आइए कौन कौन शब्द से, किन किन योजक शब्दों से हम संयुक्त वाक्य पढ़ते हैं। पहले संयोजक, तो उसमें है और तथा, उसने परिश्रम किया और सफलता प्राप्त। उसने परिश्रम किया, एक सेंटेंस, सफलता प्राप्त की, दूसरा सेंटेंस। और इन दोनों के बीच में जो उसने परिश्रम किया, उसने परिश्रम किया, सफलता अर्जित की, हासिल की। कुछ खाली जगह है, एक सेंटेंस, सफलता हासिल की और उसने परिश्रम किया और सफलता हासिल की। ये दो सेंटेंस को जब हम और योजक से जोड़े तो एक वाक्य का निर्माण हुआ, जो वाक्य संयुक्त वाक्य के अंतर्गत संयोजक संयुक्त वाक्य। ठीक इसका विपरीत विभाजक। विभाजक जैसा नाम से ही है, आप समुच्चयबोधक कंजक्शन पढ़े हैं, समुच्चयबोधक यह है या अथवा न की। इसमें एक हार्ड सेंटेंस का यूज हम कर रहे हैं। सही से काम करो,
सही से काम करो अथवा नौकरी छोड़ दो। छोड़ दो। आप लोग भी जब वर्क में होते हैं, किसी प्रकार की मनमानी करते हैं, शोरगुल करते हैं, तो कहते हैं क्लास से बाहर जाओ, या तो पढ़ाई करो या क्लास से बाहर जाओ। हमने शुरू में ही किया, या तो पढ़ाई करो या क्लास से बाहर जाओ, या वर्ग से बाहर जाओ। ये जो कहे यह हो गया विभाजन। दोनों में से आपको एक ही काम करना है, दोनों में से एक ही काम करना है, या तो पढ़ना है या फिर वर्ग से बाहर। वैसे ही पहले बात में आप क्या देखिए, आप काम कीजिए तो सही से, अन्यथा जिस काम को आप कर रहे हैं उसको छोड़ दीजिए। यह हो गया विभाजन। या अथवा न की, ये विभाजन। अब आइए विरोध सूचक। परंतु, लेकिन, बल्कि, मगर, ये सब विरोध सूचक। मैंने उसे बहुत मनाया, मैंने उसे बहुत समझाया, परंतु वह नहीं समझा। मैंने उसे समझाने का प्रयास किया, मैंने उसे बहुत तरह से पढ़ाने का प्रयास किया, समझाया, परंतु वह नहीं पढ़ सका, नहीं रुक सका। इस प्रकार का जो सेंटेंस होगा वह होगा विरोध सूचक। परिणाम वाला देखिए, इसमें इसलिए, अतः, ये होता है। जैसे इसमें है, उसे मोहिनी को आना था, राम को आना था, इसलिए प्रतीक्षा करनी पड़ी। रावण को मरना था, इसलिए उसने सीता का हरण किया। रावण को मरना था, इसलिए उसने सीता का हरण किया। यह परिणाम हुआ। उसने हरण क्यों किया? क्योंकि उसे मरना था। यह इस प्रकार से हमने देखा, सरलवाद, सिंपल सेंटेंस, साधारण सामान्यवाद, इसमें कुछ नहीं होता है। मिश्रवाद में आकर के आपने देखा कि थोड़ी सी एक जो है सो मतलब ये, या उपवाक्य से संज्ञा विशेषण, क्रिया विशेषण, उपवाक्य से। उपवाक्य को हम फिर अलग से भी पढ़ाएंगे। इसके बाद जब फिर संयुक्त वाक्य के अंतर्गत जब हम बढ़े तो देखें कि मिश्र या सरल या मिश्र वाक्य का ये होता है। इसको हमने डिवाइड किया, संयोजक, विभाजक, विरोध सूचक और परिणाम, कौन के अंतर्गत कौन आया, उदाहरण सहित आपको देखें। इस प्रकार से हमने जाना कि वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य कितने, वाक्य का निर्माण कैसे होता है। तो उसमें बताए कि योग्यता, आकांक्षा, आसक्ति, पदक्रम, अन्वयी सबका होना आवश्यक है। उसके दो अंग हो सकते हैं, सब्जेक्ट और प्रीडिकेट, उद्देश्य और विधेय, है ना। उद्देश्य जिसके बारे में मतलब बताता है वह विधेय कहलाता है। रामायण विद्यालय नहीं गया। इसके बाद फिर हम देखे कि रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर 8 भेद हो जाते हैं, जो क्लास 9 में आप पढ़ चुके हैं। रचना के आधार पर मात्र 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। हमने देखा कि सरल वाक्य किसे कहते हैं, संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं, मिश्र वाक्य किसे कहते हैं। इसी क्रम में थोड़ा सा हमने उपवाक्य के बारे में भी जानकारी लेने का प्रयास किया कि यह पद समूह होता है, इसका कोई अपना विशेष अर्थ नहीं होता। इसके 3 भेद, संज्ञा, विशेषण, क्रिया, संज्ञा और सर्वनाम को एक पद में रखा। फिर संज्ञा के गुण दोष या विशेषता को बताने वाला विशेषण उपवाक्य में रखा। और जो क्रिया, फिर किसी कार्य के करने या होने का बोध होगा, क्रिया होता है, और क्रिया की विशेषता को बताने वाला क्रिया। इस प्रकार से हमने कुछ उदाहरणों के साथ वाक्य को जाना, वाक्य किसे कहते हैं। इस प्रकार से हम लोग, अब आपको जो प्रश्न होगा, सरल वाक्य से मिश्र वाक्य, मिश्र वाक्य से संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य से मिश्र या सरल वाक्य, तो इसको भी हम लोग जानेंगे, इसको भी समझने का। फिर उपवाक्य भी हम लोग एक दिन देखेंगे अलग से कि उपवाक्य किसे कहते हैं और कौन उपवाक्य किस उपवाक्य के अंतर्गत आता है और क्यों आता है।
यदि 3 है तो संज्ञा उपवाद की क्यों हुआ, फिर प्रधान और आश्रित उपवाद क्या है इसको भी हम लोग जानेंगे, उसकी पहचान कैसे करेंगे, इस सब की जानकारी भी हम लोग अगले क्लास में लेंगे। आपने आज जाना सरलवाद, संयुक्तवाद, मिश्रवाद, इसका डिफिनेशन भी जाना, इसके बाद उदाहरण भी कुछ देखा। अब अगले दिन हम लोग उपवाद के बारे में जानने के क्रम में एक बार फिर से हम लोग सरल, संयुक्त और मिश्रवाद के बारे में हल्की सी जानकारी प्राप्त करेंगे और अधिक उसे पहचानने का प्रयास करेंगे।